प्रियदर्शनपुर नामक एक सुंदर गांव में हरियाली और शांति के बीच एक छोटे से घर में एक बूढ़ी माँ सावित्री देवी अपने बेटे सूरज के साथ रहती थी। वह विधवा थी और उसकी पूरी दुनिया बस उसका बेटा ही था। उसका बेटा बहुत आलसी और लापरवाह था, जबकि सावित्री देवी बहुत मेहनती और साफ दिल की थी। वह दिन रात मेहनत करके अपने बेटे के भविष्य को संवारने में लगी रहती थी। एक दिन दोपहर को सूरज अपने कमरे से चिल्लाया, माँ, ओ माँ, खाना बना क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी दो। उसे कोई जवाब नहीं मिला। वह बड़बड़ाया, लगता है खाना अभी तक बना नहीं है। पता नहीं माँ क्या करती रहती है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। सूरज अपने कमरे से निकला और रसोई की ओर चला गया। वहां उसने देखा कि उसकी माँ आटा गूंथ रही थी। वह बोला, माँ, अभी तक खाना नहीं बना? मुझे तो भूख से बुरा हाल है। सावित्री देवी ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, हाँ बेटा, बस बन ही गया। पर सूरज, तूने आज खेतों में काम किया या नहीं? सूरज ने आवाज में झुंझलाहट भरकर कहा, अरे माँ, तुम हर रोज वही सवाल पूछती हो। मुझे भी तो थोड़ा आराम चाहिए। हर समय क्या खेत में ही रहूंगा? माँ ने प्यार से कहा, बेटा, गुस्सा क्यों करता है? खेत तो हमारा जीवन है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तुम हर बार यही पुरानी बातें करती हो। आजकल ये खेत वेत में कुछ नहीं रखा है। गांव के सब लड़के शहर जा रहे हैं और एक तुम हो जो मुझे कहीं जाने नहीं देती। सूरज अपनी माँ से नाराजगी जताकर बाहर चला गया। थोड़े समय बाद सावित्री देवी दुखी होकर सूरज को खाना परोस देती है और फिर वहां से चली जाती है। खाना खाने के बाद सूरज अपनी माँ से बोला, अरे ओ माँ, मैं थोड़ी देर विकास के साथ बाहर टहलने जा रहा हूँ। आने में थोड़ी देर हो सकती है। इतना बोलकर सूरज घर से गांव की ओर टहलने के लिए निकल गया। उसकी माँ उसके रोज के इस व्यवहार को देख चिंतित होकर सोचती है, हे भगवान, मेरे बेटे को कब समझदारी आएगी? वह तो मेरी बात सुनता ही नहीं। सूरज अपने दोस्त विकास से उसकी दुकान में मिलने आया था। यह दुकान विकास के पिता की थी, लेकिन वह भी कभी कभी दुकान चलाने के लिए दुकान में बैठता था। विकास और सूरज दोनों बचपन के दोस्त थे। विकास थोड़ा सूझबूझ रखने वाला और जिम्मेदार लड़का था। सूरज विकास से बोलता है, अरे विकास भाई, आज फिर दुकान में क्यों? चाचा जी फिर से किसी काम में गए हैं क्या? विकास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, तू तो जानता है आजकल बाबूजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अब उनकी उम्र भी तो हो गई है, इसलिए यार घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे मुझे ही लेनी होगी। वैसे भी बाबूजी ने बहुत मुश्किलों से मुझे अकेले ही बड़ा किया है। माँ तो मेरी बचपन में ही गुजर गई थी। विकास की यह बात सुनकर सूरज के मन में थोड़ी ईर्ष्या हुई। उसे लगा कि विकास तो आजाद है, जबकि उसकी माँ उसे हमेशा परेशान करती रहती है। कुछ समय बाद जब अंधेरा होने को आया तो सूरज घर लौटा। उसने देखा कि उसकी माँ एक चारपाई पर सो रही थी। सूरज अपनी माँ को आवाज लगाते हुए बोला, माँ, ओ माँ, तुम क्या मुझे भूल गई हो? अरे मुझे खाना चाहिए। तुम तो मुझे खाना दिए बिना ही सो गई। सावित्री देवी ने आंखें खोली और थकी हुई आवाज में कहा, बेटा, मैंने अभी कुछ नहीं बनाया। खाने के लिए मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रसोई में जाकर देख, शायद कुछ दिन का बचा हुआ रखा होगा। तू गरम करके खा ले। अपनी माँ के मुंह से यह सुनकर सूरज बड़बड़ाता हुआ रसोई घर में गया। ये मेरी माँ भी ना, खुद भी कुछ नहीं खाई और मेरे लिए भी कुछ नहीं बनाया। ये सब सोचकर सूरज रसोई में दिन का बचा हुआ कुछ खाना खाकर सोने चला गया। अगली सुबह जब सूरज बाहर जाने के लिए तैयार होता है तो वह देखता है कि उसकी माँ अब भी अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी। यह देखकर वह अपने मन में सोचने लगता है, अरे आज माँ को क्या हुआ? इतनी देर तक तो माँ नहीं सोती। माँ तो मुझसे भी जल्दी उठ जाती है। सूरज यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी माँ अचानक उठकर सूरज से बोली, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तू मुझे थोड़ा गर्म पानी दे दे। सूरज ने बिना किसी सहानुभूति के जवाब दिया, माँ, मुझे बाजार जाना है, तुम खुद ही ले लो। मैं रोज रोज तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता। यह सुनकर सावित्री देवी का दिल टूट गया।
उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, बेटा, जब तू छोटा था तब मैं पूरी रात तेरी देखभाल किया करती थी। आज तू मेरी इतनी छोटी सी मदद भी नहीं कर सकता। सूरज ने चिल्लाकर कहा, माँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है, तुम हर बार मुझे रोकती क्यों हो? माँ ने दुखी होकर कहा, बेटा, माँ बाप के बिना सब कुछ अधूरा होता है, पर शायद तुझे मेरी बातें अभी समझ नहीं आएंगी। सूरज अपनी माँ की बातों को अनसुना करके बाहर चला गया। कुछ समय बाद सूरज अपने दोस्त विकास से मिलता है। दोनों विकास की दुकान में बैठकर बात करने लगते हैं। सूरज बोला, अरे विकास भाई, हमारे उम्र के लगभग सब किसी न किसी काम से गांव के बाहर गए हैं और एक हम हैं जो इसी गांव में खेती मजदूरी कर रहे हैं। विकास ने समझदारी से जवाब दिया, अरे तू ऐसा क्यों बोल रहा है? अच्छा ही है ना, हम गांव में अपने अपनों के साथ रहते हैं और हमें कभी भी दूसरों की जिंदगी से खुद की जिंदगी को तुलना नहीं करनी चाहिए। सूरज ने मजाक उड़ाते हुए कहा, वाह, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। ये सब बड़ी बड़ी बातें नहीं है सूरज, हम अब बड़े हो गए हैं, हमें अब घर की जिम्मेदारी उठाना सीखना होगा। तू भी थोड़ा अपनी माँ का ख्याल रखा कर, वो अब बूढ़ी हो गई है। सूरज ने बात को टालते हुए कहा, अरे ठीक है, इतना ज्ञान मत दे, अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सूरज ये बोलकर चिड़चिड़े मन से घर को लौटता है। कुछ समय बाद जब वह घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अरे ओ माँ, कहाँ गई तुम? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, खाना दो जल्दी। उसकी माँ रसोई से बाहर आकर बोली, अरे, तू क्या सिर्फ खाना खाने के बारे में ही सोचता है? तूने एक बार भी इस बीमार माँ के बारे में सोचा भी है? मेरी उम्र हो गई है, अब मैं तुझे ऐसे घर में बैठाकर नहीं खिला सकती। अरे सीख कुछ, अपने दोस्त विकास से सीख, कितना जिम्मेदार लड़का है वो। सूरज को अपनी माँ के मुंह से ये सब सुनकर गुस्सा आया और वह बोला, ठीक है, फिर चला जाऊंगा मैं घर छोड़कर, रहना फिर अकेले ही। वैसे भी दिया ही क्या आप लोगों ने, बाबा तो नशा करके बीमार होकर गुजर गए, रखा ही क्या मेरे लिए, यहाँ बस एक जमीन का टुकड़ा। ये बोलकर सूरज गुस्से में घर छोड़कर चला गया और गांव के मंदिर में ही आज का दिन गुजारने की सोची। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसे मंदिर के पुजारी जी मिले। पुजारी जी ने सूरज से कहा, अरे सूरज, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो ज्यादा मंदिर नहीं आता, तो आज यहाँ कैसे? सूरज ने झेंपते हुए कहा, अरे पंडित जी, ऐसा कुछ भी तो नहीं है, मैं तो बस पूजा करने आया था। सूरज पंडित जी को अपनी माँ के साथ हुए झगड़े के बारे में कुछ नहीं बताता है और थोड़ी देर बाद मंदिर से चला आता है। शाम होने पर सूरज थक हार कर घर लौट आता है। उसकी माँ उसको देखते ही तुरंत बोली, अरे बेटा, आ गया तू? चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। सूरज अपनी माँ के इस बर्ताव को देखकर थोड़ा हैरान हो गया। उसने मन ही मन सोचा, आज तो मैंने माँ को इतनी बातें सुनाई थी, फिर भी माँ मेरे साथ अभी इतना अच्छा व्यवहार कर रही है। मुझे तो लगा था माँ आज मुझसे बहुत गुस्सा होगी। सूरज यही सब सोचकर अपनी माँ के साथ रात का खाना खाता है और थोड़ी देर बाद अपने कमरे में सो जाता है। अगली सुबह सूरज फिर से विकास की दुकान में जाता है। थोड़ी देर बाद जब वह विकास की दुकान में पहुंचता है तो विकास उससे पूछता है, अरे सूरज भाई, तू सुबह ही आ गया? क्या हुआ, आज का खेत का काम जल्दी खत्म हो गया क्या? सूरज ने उदास होकर कहा, अरे भाई, कैसी खेत? जमीन के नाम पर तो वो बंजर जमीन पड़ी हुई है, कौन करे इतनी मेहनत? जिंदगी हो तो तुम्हारी जैसी दुकान में बैठे बैठे पैसे मिलते हैं। विकास ने समझाया, अरे भाई, तू हमेशा ऐसे ही क्यों सोचता है? कोई भी काम छोटा बड़ा या कम ज्यादा मेहनत वाला नहीं होता, सबका अलग अलग संघर्ष होता है। सूरज ने बात टालते हुए कहा, हाँ ठीक है, तू सुबह सुबह शुरू मत हो। दोनों को बात करते हुए दोपहर हो जाती है और सूरज विकास से विदा लेकर घर चला जाता है। घर पहुंचते ही उसकी माँ उससे बोलती है, बेटा सूरज, अच्छा हुआ तू आ गया। तू मेरा एक काम कर दे, तो कुछ लकड़ियाँ काट दे। मुझसे तो अब ये सब नहीं होता।
कमर में दर्द होने लगता है। सूरज ने आलस भरी आवाज में कहा। अरे माँ, अभी अभी तो घर आया हूँ, आते ही काम करने के लिए बोल रही हो? मुझे अभी कुछ करने का मन नहीं है, मैं बाद में कर दूंगा। सूरज की बात सुनकर उसकी माँ उदास हो जाती है, लेकिन सूरज से बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है। कुछ समय बाद सूरज दोपहर का खाना खाने के बाद गांव में टहलने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे भानु प्रताप सिंह नाम का एक जमींदार मिलता है। जमींदार सूरज को देखकर उससे बोलता है। अरे सूरज, कहाँ इधर उधर भटक रहा है? मुझे अपने खेत के लिए कुछ मजदूरों की जरूरत है, तू भी आ जा, अच्छे पैसे दूंगा। सूरज इतराते हुए बोलता है। अरे सेठ जी, मैं ये सब मजदूरी वाले काम नहीं करता, आप किसी और को ढूंढ लो। सूरज ये बोलकर वहाँ से विकास की दुकान की ओर चला गया। विकास सूरज को देखकर पूछता है। अरे सूरज भाई, तू अभी थोड़ी देर पहले ही तो यहाँ से गया था ना, अभी फिर से आ गया? अरे कुछ अपनी उस बूढ़ी माँ की भी मदद कर लिया कर, ऐसे दिन भर मत घुमा कर भाई। सूरज ने गुस्से में कहा। अरे अब तू शुरू मत हो यार, सब लोग तो बस मुझे ही सुनाते रहते हैं। अरे सांस लेने भी दोगे क्या तुम लोग? अरे तू गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं तो तेरे ही भले के लिए बोलता हूँ। ये सब छोड़, अभी मेरे मन में एक विचार आया है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी तेरे ही तरह गांव में ही एक दुकान खोल लूं। विकास थोड़ा हैरान होकर सूरज से पूछता है। तू दुकान खोलेगा? किस चीज की दुकान खोलेगा? तू दुकान चला भी पाएगा? अरे क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, चला पाऊंगा। दुकान चलाने की चिंता नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि मैं किस चीज की दुकान खोलूं और कहां पर खोलूं। विकास ने सलाह दी। ठीक है, फिर तूने अगर दुकान खोलने की ठान ही ली है तो एक काम कर, तू फल की दुकान खोल। हमारे गांव में कोई भी फल की दुकान नहीं है। गांव के सब लोग बाजार जाकर ही फल खरीदते हैं। और तू जगह की चिंता मत कर, मेरे जो बालकृष्ण चाचा है ना, तू उनसे बात कर, वो तुझे गांव में एक अच्छी सी जगह पर दुकान दिलवा देंगे। सूरज थोड़े समय बाद बालकृष्ण जी से मिलने आता है। चाचा, अरे ओ बालकृष्ण चाचा, थोड़ा बाहर तो आइए, आपसे कुछ बात करनी है। बालकृष्ण जी बाहर आए और बोले। अरे सूरज, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ काम था क्या? हाँ चाचा, विकास ने बताया कि आप ही मेरी मदद कर सकते हो। मुझे गांव में एक दुकान खोलनी है और मुझे एक अच्छी सी जगह चाहिए। बालकृष्ण जी खुश होकर बोले। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। आखिर तू भी जिम्मेदार लड़का बन ही गया है। ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, लेकिन हाँ, दुकान का भाड़ा हर महीने समय पर देना होगा। सूरज ने खुशी खुशी हाँ कह दी। ठीक है, मुझे मंजूर है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कुछ दिनों में सूरज इधर उधर से कुछ पैसे जुटाकर दुकान खोल लेता है। लेकिन सूरज दुकानदारी में कच्चा था। उसे अपने ग्राहकों के साथ ठीक से व्यवहार भी नहीं करना आता था। धीरे धीरे सूरज का दुकानदारी में भी मन नहीं लग रहा था। एक दिन वह दुकान में बैठे बैठे बड़बड़ा रहा था। अरे मैं तो थक गया हूँ दुकान में बैठते बैठते। आज तो ग्राहक भी नहीं आ रहे। कितने दिनों से कहीं घूमने भी नहीं जा पा रहा। ये दुकान से अच्छा तो घर में थोड़ा सो ही लेता। ये सब सोचकर सूरज दुकान बंद करके घर की ओर निकल गया। कुछ समय बाद सूरज घर पहुंचा। उसकी बूढ़ी माँ उसे देखकर बोली। बेटा सूरज, तू आज इतनी जल्दी घर आ गया? आज क्या बिक्री अच्छी हुई है क्या? सूरज ने निराश होकर कहा। क्या खाक बिक्री, दुकान में तो एक भी ग्राहक नहीं है। लगता है आजकल के लोग फलों का लुत्फ उठाना भूल गए हैं। ऐसे में पूरा दिन दुकान में कौन बैठेगा। इतने अच्छे से तो घर में थोड़ा आराम ही कर लिया जाए। वैसे भी आज मौसम अच्छा नहीं लग रहा। लगता है बारिश होने वाली है। ठीक है, फिर आज तू थोड़ा आराम ही कर ले। बारिश भी होने वाली है। लेकिन बेटा, कल याद से दुकान में चले जाना। तू ऐसे रोज रोज आराम के बारे में सोचेगा तो कैसे चलेगा? बहुत मुश्किलों से तो तुझे ये दुकान मिली है। इसे अपनी आलस की वजह से हाथ से मत जाने देना। सूरज ने बेरुखी से जवाब दिया। हाँ माँ, ठीक है, तुम इतनी चिंता क्यों करती रहती हो? अभी तुम यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। ये बोलकर सूरज अपनी चारपाई में लेट जाता है और उसकी माँ खाना बनाने के लिए रसोई चली जाती है। एक दिन
जब राम सेवक नाम का एक व्यक्ति उसकी दुकान में आया। अरे सूरज, मुझे कुछ फल चाहिए थे। रे, तू कुछ अच्छे फल निकाल दे। एक काम कर, मुझे 1 दर्जन केले और 1 किलो सेब दे। लेकिन ये तो बता, सेब कितने किलो के हैं? सूरज ने बिना सोचे समझे कहा। अरे चाचा, क्या दाम के बारे में पूछते हो? गांव के लोगों से क्या ज्यादा पैसे लूंगा? आपको सिर्फ 100 रुपए किलो के भाव में दे दूंगा। अरे अरे, पागल हो गया है क्या? इतना दाम किस बात का भाई? बाजार में तो 50 रुपए किलो मिलता है। तू तो यहाँ गांव वालों को लूट रहा है रे। सूरज गुस्से में बोला। अरे ओ चाचा, लेना है तो लो, वरना निकल लो। ये लूटने की बात मत करो। ठीक है, हाँ, जा रहा हूँ। वैसे भी कौन ही तेरी दुकान से फल खरीदेगा। राम सेवक सूरज की करारी बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। सूरज के ऐसे रूखे व्यवहार की वजह से गांव के लोगों ने उसकी दुकान से फल खरीदने आना बंद कर दिया था। परिणाम स्वरूप उसकी दुकान के फल खराब होने लग जाते थे। दुकान में बिक्री नहीं होने के कारण वह दुकान का भाड़ा भी नहीं दे पाता था और उसने गांव के कई लोगों से उधार भी ले रखा था। गांव के लोग उससे बार बार उधारी के पैसे मांगने आते थे और उसे धमकी भी दे जाते थे। अबे ओ सूरज, नालायक कहीं का, कब देगा हमारे पैसे? पैसे दे, नहीं तो तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। कुछ दिनों बाद दुकान का भाड़ा ना भरने की वजह से उसकी दुकान बंद करवा दी गई। लेकिन वह इतना लापरवाह लड़का था कि उस पर इन सब चीजों का कुछ प्रभाव नहीं हो रहा था। एक दिन जब सूरज गांव में ऐसे ही घूम रहा था तो उसे रास्ते में 2 लोग घेर लेते हैं और उसे धमकी देते हुए बोलते हैं। अबे ओ सूरज, बहुत हो गया तेरा। सीधे सीधे हमारे पैसे वापस कर, नहीं तो तुझे बहुत पीटेंगे और सारा पैसा यहीं वसूलेंगे। सूरज डर गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला। अरे अरे भाई, इतना गुस्सा मत करो, मैं आज ही तुम लोगों का पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है, आज शाम तक पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो तेरा बुरा हाल कर देंगे। सूरज उन लोगों की बात से बहुत डर जाता है और परेशान होने लगता है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। माँ के पास कुछ गहने हैं, मैं जाकर फिलहाल उनको लेकर जमींदार के पास गिरवी रखकर गांव वालों का उधार चुकता कर देता हूँ, नहीं तो मेरी बहुत पिटाई होगी। यह सब सोचकर सूरज अपनी माँ के गहने चुपचाप चुराकर जमींदार भानु प्रताप सिंह के पास गिरवी रखने जाता है। जमींदार जी, क्या आप ये गहने रखकर मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। भानु प्रताप सिंह ने मजाक उड़ाते हुए कहा। क्यों रे सूरज, उस दिन बड़ी डींगे हाँक रहा था, अब क्या हुआ? अब क्यों गहने गिरवी रखने आया है? अरे, उस दिन की बातों को भूल जाइए ना, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आप ये गहने रखकर मुझे पैसे दे दीजिए ना। ठीक है, तू इतना जोर दे रहा है तो मैं तुझे पैसे दे देता हूँ। जमींदार से पैसे लेकर सूरज अपना सारा उधार चुकता कर देता है। ये लो तुम लोगों के पैसे, अब दोबारा पैसे मांगने मत आना। हाँ, हमें भी कोई शौक नहीं है तुझसे पैसे मांगने का, हम तो अपने हक के पैसे मांग रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब सावित्री देवी अपनी अलमारी देखती है तो उसे अपने गहने नहीं मिलते। गहने नहीं मिलने पर वह बहुत परेशान हो जाती है और हड़बड़ाहट में सूरज को ढूंढने गांव में निकल जाती है। रास्ते में उसे गांव का मुखिया छोटे लाल जी मिला। मुखिया जी सावित्री देवी को घबराई हुई देखकर पूछते हैं। अरे बहन जी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? मुखिया जी, अब आपको क्या बताऊं? मैं तो बर्बाद हो गई। मेरे गहने किसी ने चुरा लिए हैं। अब मैं क्या करूंगी? मैंने तो वो गहने मेरे बेटे सूरज के भविष्य के लिए बचा कर रखे थे। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। आपने ठीक से घर में देखा कि नहीं? मैंने सब जगह देख ली है, मुझे कहीं नहीं मिले, इसलिए मैं सूरज को ढूंढने निकली हूँ। शायद वही कुछ कर पाए। मैं इस उम्र में कहाँ कहाँ जाऊंगी? मुखिया जी ने गंभीर होकर कहा। सुनिए बहन जी, आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, आप बुरा मत मानिएगा। क्या हुआ है मुखिया जी? ऐसी क्या बात है? मुझे लगता है सूरज ने ही गहने लिए होंगे। गांव में उसके ऊपर बहुत उधारी थी और हाल ही में उसने अपनी सारी उधारी चुका दी थी। सूरज ऐसा नहीं कर सकता मुखिया जी। वह लापरवाह जरूर है, लेकिन कभी चोरी नहीं कर सकता। सूरज की बूढ़ी माँ मुखिया की बातें सुनकर उदासी भरे मन से घर लौट गई।
कुछ समय बाद जब सूरज घर आया तो उसकी माँ ने उससे सीधे सवाल किया। सूरज, तू सच सच बता, क्या तूने ही मेरी अलमारी से गहने लिए हैं? अपनी माँ से ये सुनने के बाद सूरज कुछ भी नहीं छुपाता है और अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। सूरज के मुंह से यह सब सुनने के बाद उसकी माँ उससे गुस्से में बोलती है। अरे नालायक, तू अब अपने ही घर में चोरी भी करने लगा क्या? मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे, अब मैं तुझे क्या ही दोष दूं? मेरे ही भाग्य खराब थे जो मुझे तुझ जैसा नालायक बेटा मिला। अपनी माँ के मुंह से यह सब सुनने के बाद सूरज गुस्से में घर से निकल जाता है और जाकर विकास की दुकान में बैठता है। विकास उसको देखकर उससे पूछता है। सूरज, तू इतने गुस्से में क्यों है भाई? मत पूछो यार, मेरा जिंदगी तो नर्क बन गया है। रोज रोज माँ मेरे साथ झगड़ा करती है और आज तो हद ही हो गई। माँ को मैंने सब कुछ सच बताया, फिर भी माँ ने मुझे बहुत कुछ सुनाया। अरे हुआ क्या, वो तो बता पहले। देख भाई, तू तो जानता ही है मुझसे दुकानदारी नहीं हुई और मुझ पर कितना उधारी आ गया था। इसीलिए मैंने अपनी माँ के गहने गिरवी रखकर सारे उधारी चुकता कर दी। और वैसे भी माँ तो वो सारे गहने मेरे लिए ही रखे थे ना। अब मुसीबत के समय में वो गहने मैंने अगर इस्तेमाल कर लिए तो क्या गलत किया? मेरे घर वालों ने मेरे लिए आखिर किया ही क्या है? जायदाद के नाम पर सिर्फ एक टुकड़ा जमीन और बस थोड़े से गहने। जब उससे मेरा कुछ भला हुआ तो उससे भी माँ को दिक्कत है। मैं तो तंग आ गया हूं माँ से। तू पागल हो गया है क्या? कुछ भी बोले जा रहा है। अरे तेरी माँ तो तेरे भले के लिए ही बोलती है ना। तूने वो गहने लिए नहीं, तूने वो गहने चुराए हैं। और चोरी करना अच्छी बात होती है क्या? तू कभी नहीं समझेगा माँ की कीमत। मुझसे पूछ, माँ के बिना कैसा लगता है? सूरज ने गुस्से में कहा। तू तो हमेशा मेरी माँ की ही पक्ष लेता है। तू मेरा दोस्त है या नहीं? सूरज जब यह सब विकास से कह रहा था तो विकास के पिता भी यह सारी बातें सुन लेते हैं और वह सूरज से बोलते हैं। अरे सूरज बेटा, तू तो बिल्कुल अपने पिता की तरह निकला रे। तेरी वो बेचारी बूढ़ी माँ ने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन तू है कि अपनी माँ के बारे में ऐसी सोच रखता है। तू कितना बुरा बेटा है रे। तू तो बिल्कुल अपने पिता की तरह लापरवाह और स्वार्थी है। तेरे पिता ने तो अपने नशे के लिए तेरे दादाजी से मिली हुई सारी जमीन बेचकर खत्म कर दी, लेकिन तेरी माँ ने तेरे पिता से लड़कर तेरे भविष्य के खातिर थोड़ी जमीन बचा ली। अरे जब तू छोटा था तब तेरी माँ दूसरों के घर में काम करके तेरा पालन पोषण करती थी, और अब तू उनके कर्मों का ये सिला दे रहा है। विकास के पिता की यह बातें सुनने के बाद सूरज को बहुत बुरा लगा और उसको अपनी माँ के साथ किए हुए बुरे बर्ताव का पछतावा होने लगा। वह रोते हुए बोला। आप सही बोल रहे हो चाचा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता नहीं था माँ ने मेरे लिए क्या क्या सहा है। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं बेवकूफ बार बार अपनी माँ को दुखी कर देता था। मुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। अब मैं क्या करूं? किस मुंह से मैं माँ से माफी मांगूं? मैं तो माफी का भी हकदार नहीं हूं। विकास के पिता ने सांत्वना दी। अरे तू मायूस मत हो, वो तेरी माँ है और माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं रहती। हाँ बेटा, जो हुआ सो हुआ। मान लिया कि तूने गलती की है, लेकिन तू इस गलती का प्रायश्चित कर सकता है। तू अभी घर जा और अपनी माँ से माफी मांग, और आगे से उनका अच्छे से ख्याल रखना। उन्हें कोई भी तकलीफ मत होने देना। बेचारी ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। सूरज उन लोगों से ये सब बात करके घर की ओर निकला। घर पहुंचकर सूरज अपनी माँ से हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफी मांगता है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैंने आपको बहुत ठेस पहुंचाई है, लेकिन माँ, अब से आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होने दूंगा और मैं आपके गहने भी वापस लाऊंगा। माँ, मैं रोज बहुत मेहनत करूंगा। कोई बात नहीं बेटा, देर से ही सही तू समझा आखिर। लेकिन बेटा, तुझे मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं तो तेरे भविष्य को लेकर चिंता करती हूँ, इसलिए तुझे काम करने के लिए बोलती हूँ।
मेरा क्या है, मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ ना। तू तो बस मेरे साथ अच्छे से बातचीत कर लिया करना और मुझसे कभी दूर मत जाना। यही मेरे पास रहकर जो भी तू कमाए उसी में मैं खुश रहूंगी। ये सब बात करते हुए दोनों माँ बेटे की आंखों में आंसू आ रहे थे। अगली सुबह सूरज पूरे जोश में अपनी जमीन में खेती करने के लिए चला जाता है। ऐसे ही सूरज रोज मेहनत से खेती बाड़ी और मजदूरी करके अपनी माँ के साथ खुशी से जीवन बिताने लगता है। वह समय पर मेहनत करके अपनी माँ के गहने भी वापस ले आता है। अब सूरज पूरे जोश में खेती बाड़ी और मजदूरी करके को समझ में आ गया था कि माँ का प्यार और आशीर्वाद ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। इस कहानी का उद्देश्य यह दिखाना है कि आलस्य और लापरवाही इंसान को बर्बाद कर सकती है। माता पिता का सम्मान और उनकी सलाह मानना जीवन में सफलता की कुंजी है। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उनसे सीखकर सुधर जाना और जिम्मेदार बनना ही सच्ची समझदारी है।